हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे स्त्री प्रसूति जो पेपर 2 का टॉपिक है उसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग बेसिकली आज बात करने वाले टॉपिक नंबर 21 के बारे में। ठीक है, टॉपिक नंबर 21 देखेंगे जिसमें हम लोग स्त्री जननांग जो ग्रंथि अर्बुद आदि जो हमारा विषय होने वाला उसके बारे में देखेंगे। तो जैसा हमें मालूम है कि हम अपनी सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस देखते जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस जो हमारा टॉपिक नंबर 21 है उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है इन द आयुर्वेदिक टॉपिक दैट इज कि निदान, संप्राप्ति, भेद, लक्षण एंड चिकित्सा ऑफ योनि अर्श एंड योनि कंद। तो दोनों जो टॉपिक है योनि अर्श और योनि कंद थोड़े अच्छे टॉपिक्स है। 5-5 मार्क्स के 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं, इसलिए आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले योनि अर्श के बारे में बात करेंगे और अगले वीडियो में योनि कंद के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं योनि अर्श के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि आयुर्वेद में जो चरक, सुश्रुत और वाग्भट है उन्होंने दोनों ने ही योनि अर्श और गुद अर्श का उल्लेख किया है। ठीक है, बेसिकली जब हम लोग आयुर्वेद की बात करते हैं तो जब चरक, सुश्रुत, वाग्भट की बात करते हैं तो तीनों ने योनि अर्श के बारे में भी उल्लेखित किया है, मतलब उनके बारे में बताया है, और गुद अर्श के बारे में भी बताया है। और बोला गया है कि इसके अनुसार दोनों प्रकार के जो अर्श होते हैं उनका मूल कारण मांस धातु को माना गया है। ठीक है, जो हमारा अर्श की उत्पत्ति होती है, चाहे वो योनि अर्श हो चाहे गुद अर्श हो, उसमें जो धातु इन्वॉल्व होता है वो कौन सा धातु होता है? मांस धातु। तो ये आपको पहली चीज याद रखना है कि योनि अर्श में कौन सा धातु दूषित होता है, तो हमारा मांस धातु दूषित होता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे बोली गई है कि इन्होंने क्या किया है, गुद अर्श के बारे में अच्छे से वर्णन किया, लेकिन योनि अर्श के बारे में उतने अच्छे से बताया नहीं है। तो बोला क्या गया है कि आचार्य चरक जो है उन्होंने ग्रंथ में विस्तार से केवल गुद अर्श के बारे में ही वर्णित किया है, जबकि जो योनि अर्श है उसका विस्तृत वर्णन उन्होंने नहीं किया। मतलब कि योनि अर्श के बारे में उसकी चिकित्सा, उसके प्रकार, ये सारी चीजें नहीं बताई उन्होंने, बस किसके बारे में बताया है? गुद अर्श के बारे में। तो क्या याद रखना है कि योनि अर्श, गुद अर्श दोनों का उल्लेख सभी ने किया है, सुश्रुत, वाग्भट और चरक ने, लेकिन जो चरक है उन्होंने सिर्फ गुद अर्श के बारे में अच्छे से विस्तारित बताया है, न कि योनि अर्श के बारे में। अब हम लोग बेसिकली नेक्स्ट चीज क्या याद रखना है इसमें कि जो योनि अर्श है या गुद अर्श है दोनों में हमारा मांस धातु ही दूषित रहता है। अब यहाँ से हमारा मेन चीज स्टार्ट होता है, दैट इज योनि अर्श के निदान, उसके लक्षण और उसके उपद्रव के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि योनि दोष, जो योनि अर्श है उसका निदान क्या है, किस कारण से योनि अर्श होता है। तो बोला गया प्रकुपिता तु दोषाः योनिम अभिप्रपन्ना, मतलब कि प्रकोपित दोष कहाँ पे आ रहे हैं? योनि में आ रहे हैं। और सुकुमार, दुर्गांधान, पिच्छिल, रुधिर श्रावीण, छत्राकारान करीर जनयंती ते तु योनिम उपघनन्ते आर्तवम च। क्या बोला गया है कि पहले दोष जो है प्रकोपित हो रहे, विभिन्न निदानों के कारण जो वातादि दोष है वो प्रकोपित हो रहे हैं, और वो कहाँ पे आ रहे हैं? योनि में आ रहे हैं। योनि में पहुंचने के बाद वहां पे सुकुमार, दुर्गंध युक्त, पिक्षिल, रुधिर स्राव कर रहे हैं, मतलब कि वहां पे रक्त का स्राव कर रहे हैं, और वहां पे मांसांकुर का उत्पत्ति कर रहा है। और ये जो मांसांकुर है वो कैसा है? छत्राकार है, छत्र आकार का होता है मांसांकुर। इस मांसा अंकुर को ही हम लोग क्या कहते हैं? बेसिकली योनि अर्श कहते हैं, जो कि योनि और आर्तव दोनों का नाश करने वाला होता है। तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि प्रकुपित दोष जो है योनि में पहुंचकर वहां पे सुकुमार, दुर्गंध युक्त, पिक्षिल एवं रक्त का स्राव करने वाले छत्राकार करीर, यहाँ पे बोला गया है करीर जनयंती। तो जो करीर है मतलब उसको क्या बोलते हैं? मांसांकुर। तो मांसांकुर को उत्पन्न कर देते हैं, और ये जो मांसांकुर उत्पन्न हो रहे ये योनि और आर्तव दोनों का नाश करने वाले होते हैं। निदान में क्या याद रखने का? जिस भी कारण से हमारे दोष प्रकोपित होते हैं, वातज, पित्तज, कफज दोष, उन सबका निदान आप यहाँ पे इजिली लिख सकते हो। उसके बाद दूसरी चीज क्या है? हमारा लक्षण। तो लक्षण में क्या क्या याद रखने का कि सुकुमार, दुर्गंध युक्त और पिक्षिल रक्त का स्राव यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है कि जो मांस अंकुर रहेगा कौन सी आकृति का रहेगा? छत्राकार आकृति का रहेगा। और इसमें उपद्रव क्या करते हैं ये? तो योनि और आर्तव दोनों का नाश कर देते हैं। तो ये आपको याद। एक बार वाग्भट का मैं बता ही देता हूँ कि दोनों ही वाग्भट ने महर्षि सुश्रुत सदृश लिखा है। जो महर्षि सुश्रुत ने यहाँ पे बताया वही सेम चीज वृद्ध वाग्भट और लघु वाग्भट ने भी लिखा है। इन्होंने क्या बोला गया कि जो प्रकोपित हुए दोष है वो गुह्य स्थान में पहुंचकर रक्त एवं आंस का आश्रय लेकर पिच्छिल एवं रक्त का स्राव करने वाले छत्र के आकार के मांस किलक या अर्श को उत्पन्न कर देते हैं। और अगर इसकी सही से चिकित्सा न की जाए तो इसके उपद्रव स्वरूप ये क्या करते हैं? ये अर्श भग, मतलब कि जो योनि प्रदेश है और जो यार्तव है उनका क्या कर देते हैं? नाश कर देते हैं। अब चिकित्सा की बात कर लेते हैं। तो चिकित्सा में यहाँ पे बेसिकली बोला गया है कि आचार्य सुश्रुत ने योनि अर्श के लिए कोई विशेष उपचार अलग से वर्णित नहीं किया है। उन्होंने अर्श के सामान्य उपचार ही सिद्धांत योनि अर्श पर भी लागू किए हैं। ठीक है,
क्या बोला गया है कि इन्होंने दोनों ने क्या बताया, अर्श के बारे में बताया, गुद अर्श और योनि अर्श। तो उन्होंने अलग से कुछ नहीं बताया कि योनि अर्श में अलग से कोई चिकित्सा करनी है। उन्होंने बोला है कि जो नॉर्मल हम लोग अर्श में चिकित्सा करते हैं वही सेम चिकित्सा हमें किसमें करनी है, योनि अर्श के अंतर्गत भी करनी है। तो इसमें कौन कौन सी चिकित्सा हम लोग बेसिक करते हैं, तो इसमें चारों प्रकार की चिकित्सा होती है। जैसे अर्श में चारों प्रकार की चिकित्सा होती है वैसे इसमें भी सबसे पहले तो भेषज चिकित्सा, मतलब कि हम लोग औषधि चिकित्सा करते हैं। उसके बाद शस्त्र कर्म करते हैं, अग्नि कर्म करते हैं और क्षार कर्म के द्वारा हम लोग अर्श को हटाने का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ बोला गया कि अर्श को हटाने के बाद, एक बार अर्श को हम लोग ने हटा दिया, किससे, शस्त्र कर्म से, अग्नि कर्म से या क्षार कर्म से, तो वहां पे क्या निर्माण हो जाता है, व्रण निर्माण हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, व्रण रोपण चिकित्सा करेंगे। तो क्या लिखोगे चिकित्सा सिद्धांत में कि अर्श के समान ही चिकित्सा करना है, जिसमें हम लोग भेषज मतलब कि औषध हो गया, फिर क्षार, अग्नि और शस्त्र के द्वारा चिकित्सा करते हैं, और वहां पे जो निर्मित व्रण है उसके लिए व्रण रोपण चिकित्सा करते हैं। तो ये तीन चीज यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो इसके लिए अगर आप चाहो तो ये श्लोक याद कर सकते हो कि चतुर्विधो अर्षो साम साधनों उपाय, चार प्रकार के हम लोग जो अर्श है उसके साधन का, मतलब कि उसकी चिकित्सा का चार उपाय होता है। कौन कौन से, तो तद्यथा भेषजम, भेषज उपाय मतलब कि औषधि द्वारा, क्षार के द्वारा, क्षारो अग्नि के द्वारा, और शस्त्रमिति। तो क्या याद रखेंगे, चतुर्विधम अर्श साम साधनों उपाय तद्यथा भेषजम क्षारो अग्नि शस्त्रमिति। अब इसके बाद क्या बोला गया है कि हमें क्राइटेरिया याद रखना पड़ेगा कि कौन से अर्श में कौन सी चीज करनी है, ठीक है, मतलब कि भेषज चिकित्सा कब करनी है हमें, उसके बाद यहाँ पे जो क्षार चिकित्सा है वो कब करनी है, अग्नि चिकित्सा कब करनी है। तो इन सब के बारे में कुछ बताया गया है, जैसे कि अचिरकाल जातानी अल्प दोष लिंगो उपद्रवाणी भेषज साधानी। ठीक है, क्या बोला गया है कि अगर अचिरकाल जातानी, जो अर्श उत्पन्न हुआ है, अचिरकाल जाता नहीं मतलब कि ज्यादा लंबे समय से नहीं हो, हाल ही में उत्पन्न हुआ हो, अल्प दोष लिंगो उपद्रवाणी मतलब कि उसमें अल्प दोष बढ़े हुए हो, अल्प लक्षणों वाला हो और अल्प उपद्रव वाला हो, तो ऐसे में हम लोग उसमें भेषज चिकित्सा करते हैं, मतलब दवाई देते हैं। वहीं पे दूसरी चीज क्या बोला गया है कि मृदु प्रसूत अवगाढ़ानी उच्छ्रुतानि क्षारेण, अगर वही जो अर्श है वो मृदु है, मुलायम है, प्रसूत है मतलब कि फैला हुआ है, और अवगाढ़ है, अवगाढ़ मतलब कि बहुत ज्यादा गहराई तक है, उच्छ्रुतानी मतलब उभरा हुआ, निकला हुआ बाहर की तरफ है, तो ऐसे कंडीशन में उसमें हम लोग क्षार कर्म करते हैं। नेक्स्ट चीज बोला गया कि कर्कश स्थिर पृथु कठिनानी अग्नि नाम, अगर वो कर्कश है, कर्कश मतलब कि खुरदुरा है, स्थिर मतलब कि एक ही जगह कठोर रूप में बैठा हुआ है, पृथु अगर एकदम पतला है, चिपका हुआ है और कठिन है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उसमें क्या करेंगे, अग्नि कर्म करेंगे। वहीं पे अगर ये जो अर्श है वो तनुमूल वाला हो, तनुमूलानी उच्छ्रुतानि क्लेदवंती च शस्त्रेण, अगर वो तनुमूल वाला हो मतलब कि गहराई में ना हो, एकदम पतली डंठल के समय उसमें पेडिसेल लगा हो, उसके बाद उच्छ्रुतानि ये भी उभरा हुआ रहे, उठा हुआ रहे, और क्लेदवंती उसमें से स्राव निकल रहा हो, तो ऐसे में हम लोग उसमें शस्त्र कर्म मतलब कि शस्त्र क्रिया करते हैं। तो ये क्राइटेरिया आपको याद रखना पड़ेगा। पहले तो आपको ये क्लियर होगा कि योनि अर्श होता क्या है कि जो दोष है वो प्रकोपित होते हैं, योनि में जाते हैं और वहां पे सुकुमार दुर्गंध युक्त पिक्षिल रुधिर का स्राव करवाते हैं और छत्राकार मांसांकुर की उत्पत्ति करते हैं, इसको योनि अर्श कहते हैं। और अगर इसकी चिकित्सा न की जाए तो ये योनि और आर्तव दोनों का नाश कर देते हैं। इनकी चिकित्सा में हम लोग चारों चीज करते हैं, भेषज भी करते हैं, क्षार भी करते हैं, अग्नि भी करते हैं, शस्त्र भी करते हैं। भेषज कब करेंगे, जब जो हमारा अर्श है वो हाल ही में उत्पन्न रहा हो, छोटा हो तथा जिनमें जटिलताएं हो, ऐसे में उसमें हमें क्या करना है, दवाई देना है, मतलब कि औषध चिकित्सा, भेषज चिकित्सा करना है। वहीं पे अगर ये अर्श मुलायम हो, मृदु हो, प्रश्रुत व्यापक रूप से फैला हुआ हो, अवगाढ़ मतलब कि गहराई तक जमा हुआ, और उच्छ्रुतानी मतलब कि उभरे हुए, बाहर निकले हुए, तो ऐसे कंडीशन में क्षार कर्म करेंगे। अगर ये कर्कश मतलब कि खुरदुरा रहे, स्थिर रहे, पृथु मतलब कि फैला हुआ रहे और पतला रहे और साथ ही साथ कठोर रहे, तो ऐसे में हम लोग उसमें दाह कर्म, अग्नि कर्म करेंगे। और अगर इसमें तनुमूल रहे, तनुमूल मतलब कि पेडिसिल लाइक रहे, उच्छ्रुतानि उभरा हुआ रहे और क्लेदवंती रहे, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसमें शस्त्र कर्म करते हैं। बोला गया है कि उपरोक्त जो चीजें बताई गई है, जो मानदंड बताए गए हैं, उनके आधार पर योनि अर्श में जो पतले डंठे वाले मतलब कि जिनमें क्या रहेगा कि पेडिसेल लगा रहेगा, जो उभरे हुए रहेंगे, नरम रहेंगे, वे शस्त्र साध्य माने गए हैं। ठीक है, तो ये आपको क्राइटेरिया याद रखना है कि कब हमें कौन सी क्रिया वहां पे करना है। अगर नया है, जल्दी में उत्पन्न हुआ है, ज्यादा लिंग वाला नहीं है, ज्यादा दोष वाला नहीं है, ज्यादा लक्षणों वाला नहीं है, तो ऐसे में हम लोग उसमें भेषज कर्म करते हैं। ये हो गया सुश्रुत के अकॉर्डिंग। वहीं पे वाग्भट क्या बोलते हैं कि आचार्य वाग्भट अनुसार
जो शोधन योग्य रोगी हो, तो अगर शोधन करना हो तो रोग और रोगी दोनों के बल को देखकर हम लोग क्या करते हैं, शोधन करते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ये सारी चीजें तो कर रहे हैं, इसके अलावा हम लोग पंचकर्म भी करेंगे। तो शोधन जब करना रहे तो उसमें करने से पहले हमें क्या करना है कि रोग और रोगी दोनों का बल देखकर ही हमें ध्यान रखना है कि शोधन जो होगा हमारा मृदु शोधन होगा कि तीक्ष्ण शोधन होगा। उसके बाद एक बार शोधन क्रिया कर लिए तब हम लोग क्या करेंगे, शस्त्र मतलब क्षार, अग्नि आदि का प्रयोग करेंगे और इसके बाद उस पर तुत्थादि का लेपन करेंगे, जैसा कि हमें व्रण रोपण में बताया जाता है। ठीक है, तो तुत्थादि लेप का वर्णन क्यों किया जा रहा है, ताकि जो व्रण है उसका रोपण हो सके, ताकि जो शस्त्र कर्म, क्षार कर्म, अग्नि कर्म से व्रण जो निर्मित हो रहा है उसका रोपण हो सके, वो हील हो सके। तो बोला गया है कि आचार्य वाग्भट ने बताया कि योनि अर्श का उपचार अन्य अर्श की तरह ही किया जाना चाहिए, जैसा कि सुश्रुत ने बोला है वही सेम चीज। इसमें क्या बोला गया है कि छेदन करना है शल्य क्रिया के द्वारा, दहन करना है अग्नि या क्षार कर्म के द्वारा। इन प्रक्रिया हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, व्रण रोपण जो उपदंश बताया गया उसकी चिकित्सा करते हैं। तो उपदंश किस तरह से बताया गया है व्रण रोपण का, तो इसमें बेसिकली ये श्लोक आपको तो याद रहेगा नहीं ऑफ कोर्स, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट जाएंगे क्या क्या चीजें कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें उसमें से मैंने मेन चीजें हाईलाइट कर दी है, वही आपको लिखना रहेगा एग्जाम में कि जो क्षीरी वृक्ष होते हैं, कसाय रसात्मक जो वृक्ष होते हैं, उनकी त्वचा लेने का मतलब उनका बार्क लेने का, तथा त्रिफला इससे जो निर्मित क्वाथ है उससे क्या करना है, व्रण का प्रक्षालन करना है। मतलब कि हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले शोधन कर लिया, शोधन करने के बाद शस्त्र, क्षार या अग्निकर्म कर लिया, फिर जो व्रण निर्माण हुआ है उस पे हम लोग क्या करेंगे, क्षीरी वृक्ष की त्वचा और त्रिफला से जो निर्मित क्वाथ है उससे उस व्रण को पहले धोएंगे और इन्हीं द्रव्यों से जो निर्मित तेल रहेगा उसको हम व्रण रोपण के लिए क्या करेंगे, वहां पे लगाएंगे। या तो इसके साथ और सारे द्रव्य को भी ऐड कर सकते हो, लेकिन इतना तो आपको याद रह ही रहेगा, इसलिए क्या करने का कि ये लिखने का कि क्षीरी वृक्षों के द्रव्यों से तथा त्रिफला से सिद्ध जो क्वाथ है उससे प्रक्षालन करके उसी से निर्मित तेल से हम लोग क्या कर देंगे, वहां पे व्रण रोपण के लिए लगा देंगे, अभ्यंग कर देंगे। इसके अलावा दूसरी चीज क्या याद रखने का इसमें कि कपाल में अदग्ध या फिर दग्ध त्रिफला को घृत में मिलाकर उसको लगाना चाहिए, जो कि उत्तम व्रण रोपक माना गया है। इसके अलावा कुछ और चीजें याद कर सकते हैं, जैसे कि लाक्षा, गोक्षीर। ठीक है, लाक्षा हो गया, गोक्षीर मतलब कि गाय का दूध हो गया, वीडस हो गया मतलब कि गाय का जो गोबर होता है उसका रस, इन सबको छौद्र, तेल और सर्पी में मिलाकर, या फिर लाक्षा, द्राक्षा, अत्सी, छौद्र और मधु, शैल या तारियज जो होता है इनका लेप करना चाहिए, जो कि व्रण के लिए उत्तम माना गया है। तो ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ने क्या किया, अग्निकर्म, शस्त्र कर्म, क्षार कर्म कर लिया। उसके बाद ये व्रण रोपण की बात करें तो व्रण रोपण में क्या क्या कर सकते हैं, क्षीरी वृक्ष जो है या कसाय रसात्मक जो द्रव्य होते हैं उनका त्वचा लेने का, त्रिफला के से निर्मित क्वाथ बनाने का और उससे प्रक्षालन कर लेने का, उसी से निर्मित तेल से वहां पे अभ्यंग कर देने का, या फिर जो कपाल होता है उसमें अदग्ध या फिर दग्ध जो त्रिफला होता है वो लेने का और उसको घृत में मिलाकर उससे भी हम लोग लेप कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम लोग अर्श की बात करते हैं तो अर्श में जो व्रण रोपक है वहां पे हयामार आदि तेल का अच्छे से विशेष वर्णन आता है। तो आप जब लिखोगे एग्जाम में तो इसका यहाँ पे उल्लेख जरूर कर देने का। तो हयामार आदि तेल का कभी कभी पूछ लेता है कि कैसे उसको निर्माण किया जाता है। तो बोला गया कि इसमें सबसे पहले शुद्ध सरसों का तेल लेते हैं। ठीक है, शुद्ध सरसों का तेल 750 ml ले लिया। उसके बाद निम्न द्रव्यों का कल्क लेना है, जिसमें से सभी द्रव्यों को 11 ग्राम लेना है। ठीक है, कौन कौन से द्रव्य हैं यहाँ पे, तो हैमार मूल, अमृता, सोट, काली मिर्च, पिपली, सैंधव नमक, रसांजन, निशोथ, दंती मूल, हल्दी, हरितकी, काठफल, मुस्ता, इंद्रयव मूल, पाठा, नागकेसर और चित्रक की छाल, इन सभी का चूर्ण लेना है। और उनमें सभी का चूर्ण कितना, 11 ग्राम लेना है और उससे क्या बना लेना है, कल्क बना लेना। तो तेल ले लिया, कल्क ले लिया। अब क्या बोला गया कि सभी द्रव्यों का कल्क बनाकर शुद्ध सरसों के तेल में अच्छी तरह पकाया और जब तक तेल पूरी तरह सिद्ध तैयार न हो, जो तेल सिद्ध के हम लोग पढ़ते हैं रस शास्त्र में, उसके अनुसार इसको सिद्ध कर लेना है तेल को, और इसका फिर प्रयोग हम लोग व्रण रोपण के लिए करते हैं। तो इसमें उपयोग किस तरह बोला गया है कि यह जो तेल है वो निम्न रोगों में उपयोगी होता है, जैसे कि अगर मान के चलो योनि में कंडू हो रहा है, योनि में खुजली हो रही है, या फिर भगांकुर हो रहा है, मतलब कि वहां पे क्लाइटोरिस जो है उससे संबंधित कोई विकार
उत्पन्न हो गए हों, अगर कामोत्तेजना सेक्सुअल हिस्टीरिया जैसी या यौन विकार है, योनि में कोई घाव है, योनि में अधिक स्राव हो रहा है, या फिर योनि में बवासीर दैट इज योनि अर्श हो, तो इन सभी में हम लोग किसका यूज करते हैं, हयामार आदि तेल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है किसके अंदर, योनि अर्श के अंदर। तो योनि अर्श में आपको ज्यादा चीजें नहीं देखनी है, सारी चीजें सिंपल ही है। योनि अर्श में बस क्या क्या याद रख लेना है, योनि अर्श का उल्लेख कैसे मिलता है, तो चरक, सुश्रुत, वाग्भट सबने उल्लेख किया, लेकिन मेन जो इसका चिकित्सा आदि के बारे में बताया वो किसने बताया, सुश्रुत और वाग्भट ने बताया। उन्होंने क्या बोला है कि इसमें चारों चीजें जो सामान्य अर्श में करते हैं वही इसमें भी करते हैं, और इसमें एक बार शस्त्र कर्म, क्षार कर्म ये सब कर लिए तो वहां पे व्रण रोपण के लिए उपदंश का वर्णन किया गया है। ये आपको याद रखना है कि योनि अर्श निर्हरण पदार्थ उपदंशोक्त व्रण रोपक चिकित्सा, जो उपदंश में बताई गई व्रण रोपक चिकित्सा है उसका हमें प्रयोग करना चाहिए, जिसमें हम लोग क्षीरी वृक्ष के कसाय को त्रिफला के साथ क्या करते हैं, वहां पे क्वाथ बनाते हैं और उसको क्या कर लेते हैं, उससे प्रक्षालन करके तेल, उसी से सिद्ध तेल का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कपाल में दग्ध या अदग्ध जो त्रिफला रहता है उसको घृत में मिलाकर भी व्रण रोपण के लिए प्रयोग कर लेते हैं। और लास्ट में हयामार आदि तेल आपको अच्छे से इसमें याद होना चाहिए। तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू द योनि अर्श क्लियर हो गई होंगे। इसी के साथ जो टॉपिक नंबर 21 है जो कि 10 मार्क्स का टॉपिक है, इसमें से 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एनसीएजम जो हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम होने वाला है, तो इसको अच्छे से आपको करके जाना है। तो होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा फर्दर वीडियोस में उसको अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सके। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।